उत्तर प्रदेश की 122 फरीदपुर आरक्षित विधानसभा सीट पर 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज होती दिखाई दे रही हैं। विभिन्न दल अपने संभावित चेहरों को लेकर संगठन और जनता के बीच सक्रिय हैं। इसी क्रम में समाजवादी पार्टी से फौजी विजेंद्र पाल माथुर का नाम भी संभावित दावेदारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। नमस्कार मित्रों, मैं हूं सचिन कुमार। आप देख रहे हैं आरजे न्यूज भारत। जैसा कि हम लगातार चुनाव पर चर्चा दिखा रहे हैं और इसी क्रम में आज हम पहुंचे हैं उत्तर प्रदेश जिला बरेली के 122 विधानसभा फरीदपुर। और विधानसभा फरीदपुर से प्रबल दावेदार फौजी विजेंद्र सिंह माथुर जी हमारे साथ मौजूद हैं। आज बातचीत करेंगे 2027 के चुनाव को लेकर के, बातचीत करेंगे फरीदपुर विधानसभा के विषय में, बातचीत करेंगे विकास कार्यों के विषय में। तो हमारे साथ मौजूद हैं फौजी विजेंद्र सिंह माथुर जी। आइए बातचीत करेंगे। नमस्कार, आरजे न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है माथुर साहब। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो माथुर साहब, पहले तो मैं आपने जो अभी नाम बोला है, मैं नाम थोड़ा करेक्शन कर दूं। विजेंद्र सिंह नहीं, मैं विजेंद्र पाल माथुर हूँ। सॉरी, विजेंद्र पाल माथुर जी। तो जैसा कि आप विधानसभा 2027 के चुनाव की तैयारी कर रहे हैं जी, तो माथुर साहब कैसी तैयारियां चल रही हैं अपनी? तैयारियां तो जैसे मैं जनता के बीच जा रहा हूँ, जनता से लगाव भी है और लगभग 20 साल से मैं फरीदपुर से बहुत ही क्लोज और जनता से लगाव है, उसी लिए जनता मुझे पसंद भी करती है। जैसा कि आप फौज में रहे, तो कितना समय हो गया आपके लिए रिटायरमेंट हुए? 1 मार्च 1996 को मैं पेंशन आया। उसके कुछ समय बाद 27 की तैयारी तो कर रहा हूँ। उससे पहले मैं 2017 में भी चुनाव लड़ा था। वो लोकदल से चुनाव हम लड़े। राष्ट्रीय लोकदल लोग समझ लेते हैं। लोकदल एक पुरानी पार्टी है जिससे माननीय मुलायम सिंह जी भी उसी से निकले हैं, कई पुराने लीडर उनसे निकले हैं। तो वो वाली राष्ट्रीय लोकदल नहीं है, लोकदल सुनील चौधरी वाली, उससे हम चुनाव लड़े थे। तो लगभग 6000 वोट हमने पाए थे, निर्दलीय समझो वो। चुनाव लड़े थे, कामयाबी उसमें नहीं मिल पाई। क्या मात्र 6000 तो वोट मिले। अच्छा, निर्दलीय को क्या वोट मिलता है? बिल्कुल। तो जैसा कि अब आप समाजवादी पार्टी से चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, तो क्या समीकरण है, क्या टिकट मिलने की क्या संभावना है? अब सारे लोग अपनी अपनी दावेदारी कर रहे हैं, तो जितने भी प्रत्याशी हैं सब तो यही कहते हैं कि हमें टिकट हो गया, हमें मिल रहा है, हमें मिल रहा है। क्योंकि मैं फौजी आदमी हूँ, हमें झूठ बोलना तो सिखाया नहीं जाता और ना ही मैं झूठ बोलता हूँ। हाँ, ये है समीकरणों के हिसाब से पार्टी यदि हमें प्रत्याशी बनाती है तो अपनी विधानसभा जीतने के साथ साथ चारों तरफ की लगभग मंडल की सभी विधानसभाओं पे हम सकारात्मक प्रभाव डालेंगे पार्टी को। जैसा कि भाई साहब 1% मान लीजिए अगर आपका टिकट नहीं हो पाता है, तो पार्टी के साथ ही आप साथ देंगे या मतलब निर्दलीय चुनाव लड़ना चाहेंगे? अभी ये तो पार्टी खुद समझ रही है। 2022 में मैंने टिकट मांगा था, 2022 में टिकट नहीं हुआ। 2022 में लगभग 17 प्रत्याशी थे। 17 प्रत्याशियों में अब की तारीख में पुराने लोगों में से मैं ही अकेला हूँ। बाकी एक विजय पाल जी और मैं, 2 के अलावा सब कहीं कहीं घूमे आए। कोई चुनाव लड़ा, कोई कहीं चला गया, फिर लौट के आ रहा है। तो जब 22 में नहीं गया और अब क्यों जाऊँगा? टिकट हो या ना हो, मैं पार्टी की सेवा करूँगा। जैसा कि 2027 में अखिलेश जी पीडीए भी चला रहे हैं, पीडीए को लेकर के क्या लगता है कितनी सीटें निकल सकती हैं उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी? पीडीए जिस तरह से चला रहे हैं और जो पीडीए के तहत 2024 की लोकसभा चुनाव में पीडीए धरातल पर जो उतारा, उसी तरीके से हमको लगता है कि पीडीए अगर 2027 में ज़मीन पे भी अगर उतारते हैं तो बहुत अच्छी कामयाबी मिलेगी
और अखिलेश जी मुख्यमंत्री बनेंगे। जैसा कि 2024 में 5 सीटें थीं उससे पहले, और 2024 में उन्होंने अच्छी खासी समाजवादी पार्टी ने सीटें निकाली हैं, 37 सीटें हो गई। तो पीडीए के अनुसार ही निकाल पाए सीटें। तो क्या लगता है पीडीए के अनुसार इस विधानसभा चुनाव में कितनी सीटें निकल सकती हैं? अभी जैसे ये सीट हमारी 403 में से कितनी सीटें लगभग? 403 जो सीटें हैं, है क्या जो हमारे मध्य उत्तर प्रदेश की जो मैं ज़्यादा समझता हूँ, 4 जातियाँ मुख्य बड़ी बड़ी हैं। और ये तो आप जानते ही हो कि चुनाव से जाति कभी नहीं जाती। तो जो 4 जातियाँ बड़ी बड़ी हैं, यादव, मुस्लिम, कश्यप और मौर्य, इन 4 जातियों में से 3 जिधर हो जाएंगे वो चुनाव जीतेगा। और यही समीकरण 2024 में रहे, जो कि 5 सीट से हम 37 पे आ गए। और इसी तरीके से अगर विधानसभा में टिकट वितरण हुए तो जरूर कामयाबी मिलेगी। देखिए, टिकट अगर मिलता है आपके लिए विधानसभा फरीदपुर से, तो आपके क्या समीकरण, कैसे सीट निकालेंगे, किस तरह की तैयारियां हैं? भाई, जो वर्तमान में जो 2022 में जिसका टिकट हुआ विजयपाल जी का, तो जनता का रुझान इनकी तरफ पहले भी नहीं था। जब बसपा कार्यकाल में ये विधायक रहे हैं, तो जैसा कि जनता बता रही है और यादव मुस्लिम जो पीड़ित लोग बता रहे हैं, लगभग 109 मुकदमे फर्जी SC एक्ट के लिखाए हुए हैं इन्होंने। तो उससे कम से कम नहीं तो 10% यादव इनसे नाराज है, यादव मुस्लिम। वो व्यक्ति हमारे साथ प्लस हो जाएगा। अगर मानना जाए 5000 6000 वोट भी वो नाराज वाला बीजेपी को गया, बीजेपी से निकल के आएगा तो 5000 का 10000 तो वो हो गया, डबल हो जाता है। इसी तरीके से जो धोबी समाज का जो वोट है, माननीय नंदराम जी के बाद किसी ने हमारे समाज की तरफ नहीं देखा। और 3 बार नंदराम जी हमारे समाज के, धोबी समाज के विधायक रहे हैं। तो जनता, हमारे जो समाज के लोग हैं, बड़ी आशा भरी नज़रों से देख रहे हैं पार्टी की तरफ। तो अगर हमारा टिकट होता है तो कम से कम हम मान के चल रहे हैं 15 से 20 हज़ार वोट बीजेपी से निकल के और सपा में जुड़ेगा। अगर 15 भी जुड़ गया तो बीजेपी से जो निकलेगा 15 इधर जुड़ेगा तो 30,000 ये हो गया। कम से कम 5,000 हमारे सैनिक परिवारों का वोट हो गया और 5,000 जो यादव नाराज वाला वो हो गया। तो इन सारे समीकरणों को मिला के जो आंकड़े हैं, हम कम से कम 25 से 30,000 वोट मतों से पार्टी को विजय दिला सकते हैं। हाँ, तो साहब, आपके समाज के कितने लोग हैं, इसकी जानकारी है आपके लिए फरीदपुर विधानसभा में? हाँ, हमारे समाज के 20 से 25,000 के लगभग लोग हैं। और पहले कुछ फरीदपुर विधानसभा में सबसे ज़्यादा मुस्लिम, उसके बाद दलित, कश्यप, मौर्य और यादव। मुस्लिम और यादव बाहुल्य क्षेत्र ज़्यादा है ये फरीदपुर विधानसभा। नहीं, मुस्लिम सबसे ज़्यादा है, 1-2 हज़ार के अंतर से यादव भी उतना ही है। उसके साथ साथ जैसे दलित की बात आती है तो दलित में 72-74% वोट है, लेकिन दलित भी अलग अलग छिटका हुआ है। अब दलित को इकट्ठा एक मान के कैसे चल सकते हैं? कोई सपा से जुड़ा है, कोई बसपा से जुड़ा है और कोई बीजेपी से जुड़ा है। तो ज़्यादातर दलित में जो लगभग 26-27 हज़ार वोट जाटव का है और 20 से 25 हज़ार वोट हमारा धोबी समाज का है। तो जाटवों में क्या है, आज भी 80% वोट बहन जी को जाता है। और जब 80% बहन जी को जाएगा, बचा हुआ 20% वो और अन्य जगह जाएगा। तो ये पार्टी की हार का कारण भी यही है। जब जाटव को टिकट मिलता है और वोट बहन जी को जाता है तो कैसे जीतेंगे? आज की तारीख में वही व्यक्ति चुनाव जीतेगा जो पार्टी के वोट में अपना वोट लाके प्लस करेगा। और हमारे पास ये है। अब बातचीत करते हैं विधानसभा में किस तरह की समस्याएं आपने देखी हैं फरीदपुर विधानसभा में, जो आप, यदि आपके लिए क्षेत्र की सम्मानित जनता चुनती है तो आपने क्या सोच रखा है कि मैं अब फरीदपुर विधानसभा में ये कार्य कराना चाहता हूँ?
क्या आपने अपने मानस पटल पर सोच रखा? ज़्यादातर मैं समझता हूँ कि 60 से 65% कृषक आबादी है और किसानों की समस्याएं आमतौर पे बहुत ज़्यादा विकराल रूप से हैं और ज़्यादातर हमारा गन्ना का क्षेत्र है। तो गन्ना के क्षेत्र को लेकर के विगत 2-3 सालों से कई तरीके की गन्ना में बीमारियां लगती हैं। तो जिस तरह से अभी बजाज चीनी मिल है, तो शासन एक इस तरह से दबाव बनाए ताकि किसानों को राहत देने के लिए, गन्ना किसानों को राहत देने के लिए एक साधन सहकारी समिति तो हमारे पास है, लेकिन वो विस्तृत रूप से काम नहीं कर पाते हैं। यदि चीनी मिल कोई ऐसी संस्था बनाए, अपने कर्मचारियों को नियुक्त करे, तो किसानों की गन्ना की तमाम बीमारियां हैं, दवाइयां हैं, खाद हैं, इन चीज़ों पे अगर फैक्ट्री स्तर से फोकस हो तो हमारे किसानों को लाभ मिल सकता है। एक तो ये काम करने की आवश्यकता है। किसानों को देखिए, सबसे ज़्यादा समस्या, मैंने किसानों से भी बात की, किसान क्षेत्र में गया, यहाँ पर लोग खेती बाड़ी करते हैं ग्रामीण, तो सबसे ज़्यादा समस्या उन्हें आ रही है खाद को लेकर ही। कह रहे हैं जो हमें खाद है, यूरिया है, वो समय से नहीं मिल रही है, और मिल रही है तो आधी अधूरी मिल रही है, और पशुओं को लेकर के बहुत ज़्यादा चिंतित है। क्या कहना चाहेंगे? नहीं, जो पशुओं को लेकर भी चिंतित है, जो खाद की समस्या है, खाद हमारे भारत में कोई कमी नहीं है, लेकिन जो वर्तमान सरकार है उनकी नीतियां सही नहीं। अब ये पूंजीपतियों को काम करते हैं, तो कोई खाद हो, बीज हो, ये तमाम चीज़ें की जो स्मगलिंग होती है, कालाबाजारी होती है, उन कालाबाजारी की वजह से हमारे यहाँ यूरिया की किल्लत है, खाद की किल्लत है। अगर कालाबाजारी रोकने के लिए सरकार कोई कदम उठाए तो ये इस तरह की कोई समस्या आएगी ही नहीं। यदि हमारी सरकार बनती है तो अखिलेश जी तो वैसे भी विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं, तो ये सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। ऐसे ही जो अन्य छोटी छोटी समस्याएं हैं, तो किसानों के जैसे कर्जा माफी की ये समस्या है, भाई 1 रुपए के हिसाब से अगर पूंजीपतियों को जमीन दी जा सकती है, तो हमारे किसानों को कर्जा माफ क्यों नहीं किया जा सकता? जब अरबों खरबों रुपए तुम पूंजीपतियों को माफ कर रहे हो, तो हमारे किसानों को लाभ क्यों नहीं दे सकते? इस तरह की जो समस्याएं किसानों पे हैं, यदि हमारी सरकार बनती है, ये समस्याओं का समाधान अपने आप ही स्वतः ही हो जाएगा। सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? ये सरकार चाहती नहीं है कि जो बुनियादी ज़रूरतें मनुष्य की हैं, क्योंकि स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार ये तो मूल आवश्यकताएं लोगों की हैं, और इस पे सरकार को काम करना चाहिए, यही हमारा संविधान भी कहता है। तो इनका जो आरएसएस का संस्थापक है वही कह के गया है इनको, उसने अपनी पुस्तक में भी लिखा है कि गलती से भी हमारी सरकार आ जाए तो 95% जनता को इतना गरीब बना दो तो आप 100 साल तक राज करोगे। यही बीजेपी कर रही है, उसी पे बीजेपी काम कर रही है। लेकिन हमारी सरकार तो जनहित की, जन समस्याओं को निवारण करने के लिए काम करती है, और जाने जाते हैं इस संबंध में मैं समझता हूँ सरकार बनने के बाद ये सारी समस्याएं अपने आप सुलभ हो जाएंगी। क्षेत्र की जो जनता है वो महंगाई से बहुत ज़्यादा तंग है, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? महंगाई, क्षेत्र की जनता कह रही है कि भैया महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, पेट्रोल पे, डीजल पे या अन्य जो खाद्य पदार्थ है उन पर भी बहुत ज़्यादा महंगाई है, और गरीब आदमी बहुत ज़्यादा ऐसे में जीवन यापन करने में बहुत ज़्यादा मुश्किलें आ रही हैं। तो क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? भाई, महंगाई बढ़ने का मुख्य कारण यही है, जैसा कि जो कुछ दिनों पहले आंकड़े जारी हुए थे, देश की वित्तीय जो पावर है, जो अर्थव्यवस्था है, उसका पूरी पूंजी का 70% केवल 22 लोगों पे है। जब 70% देश का पैसा 22 लोगों पे है तो जाए महंगाई बढ़ेगी, लोगों को काम नहीं मिलेगा।
और जब काम नहीं मिलेगा, रोजगार नहीं होगा, है क्या, जो रोजगार थे वो भी सरकार ने खत्म कर दिए। उदाहरण के लिए जैसे एक छोटा से छोटा कर्मचारी, चौकीदार या चपरासी होता है, वो 50,000 से कम तनख्वाह नहीं लेता। अब ये 50,000 तनख्वाह लेकर वो व्यक्ति अपने घर आएगा तो ज़रूरत की हर चीज़ खरीदेगा और वो पैसा मार्केट में होगा। तो जायज़ जब वो पैसा मार्केट में आएगा तो महंगाई इस तरह से महसूस नहीं होगी लोगों के, हर वर्ग के, हर काम करने वाले व्यक्ति के पास वो पैसा जाएगा। अब वो पैसा जब वो प्राइवेटाइजेशन हो गया हर चीज़ का, तो 50,000 तनख्वाह लेने वाला वो व्यक्ति प्राइवेट में जॉब करता तो उसे 5,000 मिलते हैं। तो वो 5,000 में अपना पेट पालेगा या क्या क्या करेगा? तो महंगाई तो लोगों को इस तरह से, जो अर्थव्यवस्था चौपट हुई है, संतुलन बिगड़ा है, इसलिए लोगों को महंगाई और ये सब दिख रहा है। तो इस पे कोई सरकार आए, उसकी काम करने की इच्छा शक्ति पे निर्भर करता है। जब महिला सुरक्षा, महिला सशक्तिकरण, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? भाई, महिला सशक्तिकरण, ये जो मनोवादी व्यवस्था है, ये महिलाओं के विपरीत हमेशा रहे हैं। और जब बाबा साहब पहले कानून मंत्री बने तो एक महिला कोड बिल लेकर के आए थे। महिला कोड बिल में बहुत सारी सुविधाएं महिलाओं को उन्होंने देने का प्रावधान किया था। तो मनोवादी व्यवस्था के तहत तमाम बड़े बड़े लीडर, चाहे वो नेहरू हों चाहे गांधी हों, इस तरह के लोगों ने उसमें संशोधन करके वो जो महिलाओं को मिलना चाहिए था वो इन्होंने उसमें संशोधन करके कुछ कम साधन कर दिए। तो जब इनकी सोच ही ऐसी रही है तो ये महिलाओं के बारे में आज क्या सोचेंगे? ये तो महिला विरोधी सरकार है, किसान विरोधी सरकार है, जवान विरोधी सरकार है। तो ये क्या करेंगे? जब सरकार बदलेगी और तभी सब चीज़ें संभव हो सकती है। तो क्या लगता है सर, जैसा कि अपनी बरेली विधानसभा में 9 सीटें हैं, बरेली जिला में 9 विधानसभाएं हैं, 9 सीटें हैं, तो कितनी सीटें लग रहा है निकाल सकती है समाजवादी पार्टी? जिस तरह से जनता का आज रुझान है, व्यापारी परेशान है, नौजवान परेशान है, किसान परेशान है, तो इस तरह से हमको लगता है हम 9 की 9 सीटें निकालेंगे। फरीदपुर विधानसभा में सबसे पहले जीतने के बाद आपके कौन से ऐसे 3 मुख्य कारण हैं मानस पटल पर जो आप कराना चाहते हैं? 3 कोई कार्य? सबसे पहले मैं किसानों के हित के लिए जो भी संभव होगा उनसे मिलकर उनकी समस्याओं को जान करके सबसे पहले तो किसानों की समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करेंगे। दूसरा, जो आवागमन के जो साधन हैं, ये कहीं नहर से रोड जोड़ रहा है, कहीं बाईपास से जोड़ रहा है, तो ये इतने धीमे काम इनके चल रहे हैं, इससे आम जनता बहुत ही त्रस्त है। अगर हमारी सरकार बनती तो इनको तत्काल ऐसी सुचारू व्यवस्था करी जाएगी ताकि तत्काल आवागमन की राहत मिले। दूसरा, जिस तरह से शिक्षा की व्यवस्था आज चौपट है, सारे स्कूल प्राइवेट करने के बाद सरकारी स्कूल बंद किए जा रहे हैं, तो हमारा फोकस रहेगा, हम सरकार से ये आग्रह करेंगे कि हमारे क्षेत्र में सस्ती से सस्ती शिक्षा हर व्यक्ति को, हर बच्चे को मिले, क्योंकि महंगी शिक्षा पे हमारा छोटा किसान मजदूर वो नहीं पढ़ा पाएगा। तो हमारा ये प्रयास रहेगा कि शिक्षा हर गरीब व्यक्ति को मिले। तो हमारे चैनल के माध्यम से 122 फरीदपुर विधानसभा की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे चुनाव को लेकर? मैं जनता से यही अपील करना चाहूँगा कि प्रत्याशी का चयन वो अपने विवेक और इच्छा से इस तरह से करें, किसी दबाव में वोटिंग ना करें। जैसे आम ये धारणा है और आम चर्चा भी है, जैसे
लोग ये कहते हैं कि हमें 5 किलो राशन मुहैया कराती सरकार, फ्री में राशन मिल रही है क्या? फ्री में राशन की जो व्यवस्था जिस तरह से ढंढोतला पीटा जा रहा है, ये 5 किलो राशन तो पहले भी मिलता था, आज भी दे रहे हैं वो। जब 5 किलो राशन पहले मिलता था तो हमें 2 रुपए किलो कीमत चुकानी पड़ती थी। आज वो 5 किलो के हिसाब से जोड़ोगे तो 10 ही रुपए तो माफ हुए। अब जब 10 रुपए माफ किए आपने, उसके साथ साथ हमें चीनी भी मिलती थी। अगर चीनी आपने बंद कर दी तो हमें 20 रुपए 25 रुपए के तत्काल इस पे लॉस हो गया। दूसरा 25 रुपए ये लॉस हो गया, आपने 10 माफ किए, 15 तो इसी में वसूल लिए। दूसरा, ऐसा कौन सा परिवार है जो नमक नहीं खाता है? 2014 से पहले नमक की जो थैली है वो हमें 15 रुपए की मिलती थी, आज 35 की दे रहे हो, तो 20 रुपए इस पे वसूल लिए। तो आपने केवल नमक और चीनी, जो कोटे की चीनी थी और केवल नमक, 2 चीज़ों पे आपने 40 रुपए वसूल लिए और आपने उस 40 में से 10 रुपए वापस कर दिए। तो ये कौन सी व्यवस्था है, लोगों की समझ में नहीं आ रही है। इन सब चीज़ों को मद्देनजर रखते ही हम लोगों से अपील करेंगे कि अपने विवेक दिमाग से काम लेकर के वोटिंग करें, ताकि अच्छा शासन, अच्छी सरकार चुन के आए और आप पूरी जनता का भला हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ समाजवादी पार्टी से विजयपाल माथुर जी, जिन्होंने विजेंद्र पाल माथुर जी, जिन्होंने अपने विचार प्रकट किए और क्षेत्र के जो समस्याएं हैं उनके विषय में भी बताया, और लगातार चुनाव पर चर्चा दिखाते रहेंगे और ऐसे ही प्रत्याशी एवं जनप्रतिनिधियों से आपकी मुलाकात कराते रहेंगे। देखते रहिए आरजे न्यूज़ भारत। मैं हूं आपके साथ संवाददाता सचिन।